सबसे पहले आपको बताएं कि पहले से तबाहाल कपास पर हुकूमत का एक और वार। कपास की काश्त वाले इलाकों में कमाद की काश्त को प्रमोट किया जाने लगा। बहावलपुर और रहीम यार खान में कमाद की काश्त पर सब्सिडी मिलेगी। फी एकड़ कमाद काश्त करने पर 5,000 रुपए मिलेंगे और एक काश्तकार 5 एकड़ तक काश्त पर सब्सिडी ले सकता है। बहावलपुर डिवीजन से रवां सीजन में 19 लाख से ज्यादा बेल्स पैदा हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं। पहले से तबाहशुदा हाल कपास पर हुकूमत का एक और वार। कपास की काश्त होने वाले इलाकों में कमाद की काश्त को प्रमोट किया जाने लगा। बहावलपुर और रहीम यार खान में कमाद की काश्त पर सब्सिडी मिलेगी। फी एकड़ कमाद काश्त करने पर 5,000 रुपए मिलेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। अतहर लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर, इस मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल ऐसी है कि एक तरफ तो हुकूमत गुज़श्ता कोई 2 सालों से उसका ये बयानिया है कि पाकिस्तान में कपास तेजी के साथ कम हो रही है, उसका एरिया भी और उसकी प्रोडक्शन भी। और उसमें एक बात ये की जाती रही कि जो मैनेजमेंट है कपास के काश्तकार की वो ठीक नहीं है, काश्तकार कहता रहा कि हमें सीड ठीक नहीं मिलता। लेकिन इस दफा खुद हुकूमत ने वार किया है कपास के ऊपर कि जो बेहतरीन हमारे कपास की पैदावार के इलाके हैं, साउथ पंजाब के रहीम यार खान है, बहावलपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, वहां पर इन्होंने शुगर केन को प्रमोट किया है। और डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पंजाब की जानिब से एक उनकी पोस्ट लगाई गई और बाकायदा इसको स्कीम अनाउंस किया गया कि काश्तकार इन अजला में शुगर केन काश्त करें और उन्हें 5,000 रुपया फी एकड़ शुगर केन पे जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो बेसिकली ये अलामत है कि अब कॉटन को ये बुनियादी तौर पर खुद जानबूझकर धकेल रहे हैं पीछे और उसकी बजाय कमाद को ये आगे लेकर आ रहे हैं। और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या सूरत हाल है, जब हमने इसके ऊपर बात की सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से तो उनका कहना था कि इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। डीजी एग्रीकल्चर जो है उनका ये फोकस है कि नहीं, तमाम फसलें हमारी हैं, हमने सबको फोकस करना है। लेकिन तकरीबन 650 अरब से जायद की हमारी कपास की फसल अब तेजी से खत्म हो रही है और 1 करोड़ 48 लाख बेल से हम 57 लाख बेल्स पे वापस आए हैं। अभी भी काश्तकार को कपास के काश्तकार को प्रमोट करने की बजाय उसे वापस नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि जिन इलाकों में कमाद को प्रमोट किया जा रहा है वो हमारे कपास के बेहतरीन इलाके हैं। पूरे पाकिस्तान की इस दफा की जो कपास की पैदावार है वो 57 मिलियन बेल्स है और उसमें से बहावलपुर डिवीजन जो है सिर्फ 3 अजला का जो शेयर है वो 20 लाख बेल्स है। तो तकरीबन 40% से जायद सिर्फ हमारा एक डिवीजन जो है वो कपास प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ऐसे में भी बजाय कपास के काश्तकार को रिलीफ देने के, उसको प्रमोट करने के, कपास की बेहतरी के सोचने के, रहीम यार खान और बहावलपुर में यह स्कीम मुतारिफ कराई गई है हुकूमत पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से कि आप कमाद काश्त करें, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन इसके हम दूसरी जानिब देखते हैं तो कपास के हवाले से कोई इस तरह की स्कीम नहीं है कि आपको सब्सिडी मिले। इन्होंने खादों के ऊपर गुज़श्ता साल भी सब्सिडी का ऐलान किया, किसी को सब्सिडी नहीं मिली। बीज के ऊपर सब्सिडी का ऐलान किया, किसी को सब्सिडी नहीं मिली। जो पैदावारी मुकाबले थे जिन्होंने पिछले साल बेहतरीन पैदावार हासिल की, किसी को कोई ज़रूरी आलात नहीं मिले। हुकूमत शुगर केन को क्यों प्रमोट करना चाह रही है, शुगर इंडस्ट्री को क्यों आगे लेकर आना चाह रही है, इसके हवाले से कॉटन जिनर्स खासे परेशान दिखाई देते हैं। और जो कपास के काश्तकार हैं वो भी परेशान है कि हुकूमत अगर अपनी सरपरस्ती में अगर ये कर रही है और कपास की बजाय शुगर केन को प्रमोट कर रही है तो फिर पाकिस्तान में कपास का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि ज़र मुबादला कपास की वो वाहिद फसल है जो ज़र मुबादला का हमारा बायस बनती है, लेकिन उसी को जानबूझकर जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। और हुकूमत इससे टस से मस नहीं हो रही कि कपास तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान में। हमारे हमसाया मुल्क में आज से कोई 5-6 साल पहले हम उनसे बेहतर थे, लेकिन 5-6 साल बाद आज हमसे वो बहुत बेहतर हैं। उसकी वजह यह है कि कॉटन की पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया गया। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कॉटन की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर फोकस हमें देखने को नहीं मिल रहा। जो दीगर फसलें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। अब ये जो लोग हैं, जो सरकार है, जो रियासत है, इसके ऊपर उसको बताना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। मेरी कोशिश रही है कि मैं डीजी एग्रीकल्चर अंजुम अली भुट्टर साहब वो हमारे साथ लाइन पे आए तो उनसे बात करूं, लेकिन मेरी जो टेलीफोनिकली उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि कपास भी अहम है लेकिन शुगर केन भी हमारी अपनी फसल है, उसको भी प्रमोट करना है। अब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान आ जाए कि कोई भी मुल्क सिर्फ कपास बेचकर तरक्की नहीं कर सकता, हम कपास बेचकर तरक्की नहीं कर सकते, तो इसका यही मतलब है कि कोई ना कोई अवामिल पीछे ज़रूर हैं जिसके बायस कपास को नीचे ले जाया जा रहा है और शुगर केन को प्रमोट किया जा रहा है। जी।
सही। अतर लाशारी, ये भी बताइएगा कि इस बारे में जैनर्स का मौकफ क्या है और कॉटन इंडस्ट्री पे इसका कितना इफेक्ट होगा? जी, कॉटन इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बड़ा बुरे हालात हैं। तकरीबन 1150 कॉटन फैक्ट्री इस मुल्क में चला करती थी। अब उनमें से इस दफा तकरीबन 450 कॉटन फैक्ट्रीज जो हैं वो चल रही हैं। बाकी तमाम कॉटन जिनिंग के जो यूनिट हैं वो बंद हो चुके हैं। एक कॉटन जिनिंग यूनिट के साथ तकरीबन कोई 150 से 200 फैमिलीज जो हैं उनका रोजगार वाबस्ता होता है। सिर्फ अगर हम कपास की चुनाई की बात करें तो 200 अरब रुपए कपास की चुनाई का बनता है जो देही खवातीन को मिलता है। 150 अरब रुपए कपास की गोडी की मद में जो है वो लोगों को मजदूरी मिलती है। तो 350 अरब रुपए सिर्फ मजदूरी की मद में एक फसल हमारे देही इलाकों में काश्तकारों को दे रही थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जिनर्स हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। मैं बहुत से ऐसे जिनर्स को जानता हूं जो कॉटन से डाइवर्ट होकर अपनी कॉटन फैक्ट्रीज के अंदर कोई ऑयल मिल लगा रहा है, घी फैक्ट्री लगा रहा है, कोई लाइफ स्टॉक का बिजनेस कर रहा है या फिर प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ रहे हैं कि वो अपनी जो वो मिल्स हैं, वो अपने जो यूनिट हैं जिनिंग के, वो उनको फरोख्त कर रहे हैं क्योंकि उनको बंद करने पड़ रहे हैं यूनिट, उनके एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे और जिनिंग सेक्टर खासा परेशान दिखाई देता है कि जब हमारे पास कपास ही नहीं होगी। जो जिनर्स हैं वो अपना जो है पेशा वो तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं। अतर लाशारी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन डॉक्टर जसूमल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि कमात पर सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा जो कपास है उसकी सब्सिडी उस पर दी नहीं जा रही। पहले भी पिछले साल इसकी पैदावार कम रही और ज़र मुबादला हमने क्या बढ़ाना है, हमारी अपनी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, तो इसका कॉटन की इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ वही टीवी का जिन्होंने मुझे मेरे से रब्ता किया और कॉटन के बारे में एक बहुत बड़ा इशू है आजकल हमारे पाकिस्तानी इकानमी में। पाकिस्तान का जो एक रूरल इकानमी जिसमें बहुत सारे रोजगार के वसाइल जो है वो कॉटन से जुड़े हुए हैं, तो ये तो खुली दुश्मनी है मुल्क की इकानमी से। अगर चंद लोगों के मुफादात को उन्होंने प्रोटेक्शन देकर, कुछ ताकतवर लोग हैं वो हमारी रूरल इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, उनके वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि अगर आपने सब्सिडी देनी है तो सारे क्रॉप्स को दो। आप सिर्फ एक क्रॉप को प्रमोट करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉटन है तो वो कमी होती जाएगी, क्योंकि कॉटन हमारी 15 मिलियन तक हमने क्रॉप अचीव किया था। उसको इन लोगों की पॉलिसी की वजह से ग्रोअर को रेट नहीं मिल सका और उन्होंने अदर क्रॉप्स को सब्सिडी देके प्रमोट किया हुआ है और हमारे क्रॉप को न कोई फैसिलिटेट करते हैं, न ग्रोअर को सब्सिडी देते हैं, न कोई प्राइस उनको अनाउंस देते हैं कि वो मिनिमम प्राइस उनको सपोर्ट प्राइस मिले तो वो कॉटन कास्ट करे। तो ये एक समझो कि कॉटन के क्रॉप को डिस्करेज करना, ये मुल्क की इकानमी को खतरे में लाना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करके अपने जो ट्रेड को बैलेंस कर सके, उसी से हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगी। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम इतनी वैल्यू एडेड में मल्टीप्लाई करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर सकते हैं। तो कॉटन होगी तो हमारी एक टेक्सटाइल चलेगी, क्योंकि आप इंपोर्ट कॉटन करके कभी भी आप इतनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते हो। जो भी इंपोर्टेड कॉटन पे कंट्रीज रिलाई करते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो हमें पाकिस्तान के पास एक अल्लाह की दी हुई नेमत है, हमारे पास बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बेहतरीन क्लाइमेट है, टोटली फर्टाइल लैंड है और हम लोगों को ये हेरिडिटरी कॉटन हमें मिली हुई है, अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड चीज है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, सिल्वर फाइबर भी कहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या लोगों के हमारी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहता कॉटन प्रमोट होना चाहिए। हमारे जो और दूसरे जो मिनिस्टर हैं, सैयद फखर इमाम साहब, वो बहुत दर्द रखते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन चंद लोग हैं, चंद माइंड सेट हैं जो अपनी चीजों से बाहर नहीं निकलते हैं। उनका माइंड सेट एंटी एग्रीकल्चर में वो एंटी कॉटन है। तो मैं कहता हूं कि उनको बैठकर जो भी सारे स्टेक होल्डर बिठाओ, तो क्या है जिसको हम
कपास अगर उसकी पैदावार कम होगी तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री पर भी फर्क पड़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जैनर एसोसिएशन डॉक्टर जसूमल हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा बहावलपुर से अतर लाचारी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि धागे की काफी के खिलाफ मुल्तान में पावरलूम्स की सनत से वाबस्ता अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। पावरलूम्स के मालिकान मुमताजाबाद सड़क को ब्लॉक करके मुजाहिरा कर रहे हैं। पावरलूम्स मालिकान ने मुतालिबात मंजूर न होने पर 1 मार्च से धरना और भूख हड़ताल की धमकी भी दे दी। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं माजिद कलासरा। माजिद, एहतजाज के हवाले से अपडेट कीजिएगा। दिन बढ़ती महंगाई और इसके साथ ही बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो ऑल पाकिस्तान पावरलूम एसोसिएशन एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, उनका भी यही कहना था कि धागे की कीमत में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। अगर 45 किलोग्राम वाले बैग की बात करें तो उसकी कीमत में 15,000 तक इजाफा किया गया है, जिससे जो पावरलूम एसोसिएशन के मालकीन है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे अकम में भी देख सकते हैं बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे साथ जो है वो सदर खालिक साहब ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, दिन ब दिन धागे की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, क्या वाबस्ता है? देखें, मौजूदा हुकूमत ने जो हमारे धागे की तरफ या पावरलूम इंडस्ट्री की तरफ सौतेली माँ का सलूक किया है, उसकी वजह से इस वक्त हमारे जो 45 केजी का बैग होता है वो 10 से 15,000 रुपया पर बैग बढ़ चुका है, जिससे हमारी जो पैदावारी लागत है, हमारी पैदावारी लागत पर मीटर जो 15 रुपए से 20 रुपए बढ़ चुकी है। तो हम गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि खुदारा जो माफिया धागे के रेट बढ़ा रहा है, जो टेक्सटाइल को जो 45 केजी वाला बैग था पहले कितने में आता था, अब उसकी कीमत क्या मुतय्यन? ये मुख्तलिफ ब्रांड होते हैं, तमाम ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम ब्रांड पे ये 10 से 15,000 रुपए तमाम ब्रांड पे बढ़ गए हैं। वो उसमें मुख्तलिफ होते हैं, कोई कुछ इस तरह के हैं जो हमारे पहले 20 रुपए था, 20,000 था, अब 30,000 हो गया, जो 15,000 था वो 25,000 हो गया, जो 25,000 था वो 40,000 का हो चुका है। ये बताइएगा, अगर आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते, अगला आपका लाए अमल क्या होगा? अगला लाए अमल इंशाअल्लाह हम सोमवार से मुल्तान के अंदर भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं, उसी दिन हड़ताल भी करेंगे। इसी तरह फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, जंग में, कसूर में और गुजरांवाला में, हर शहर में हमारा एहतजाज होगा। फिर ये एहतजाज हुकूमत के वानों तक पहुंच जाएगा। अगर हुकूमत ने ये हमारे मुतालिबात को फौरी ना तस्लीम किया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे चूल्हे बंद हो रहे हैं, हम क्या करें? हमने एहतजाज करना है। हमारा पुरअमन ये मुतालबा है हुकूमत से कि फौरी तौर पर इस माफिया के खिलाफ एक्शन ले और जो इनके सफों में बैठे हुए हैं उनको ढूंढे, उनका सरेआम। जी बिल्कुल, उनका यही एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। माजिद, आपका शुक्रिया। तो आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से अहम पेशरफ सेक्रेटरी इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन राना रिजवान कदीर ने रूल ऑफ बिजनेस का मामला जल्द हल करने की नवीद सुना दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली रियाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। क्योंकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से क्या क्या इक़दाम चल रहे हैं, इस सिलसिले में क्या क्या काम जारी है, जो सेक्रेटरीज हैं उनके हवाले से किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी रिजवान कदीर साहब, जो कि इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन को देख रहे हैं। तो उनसे आज पूछेंगे कि किस तरह से काम जारी है। एक जो सवाल है जो जनूबी पंजाब के अवाम भी जानना चाहते हैं कि सेक्रेटरीज जहाँ पर आ गए हैं, जो सोलर डिपार्टमेंट से बैठ रहे हैं, काम कब तक शुरू होंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला देखने में आ रहे हैं कि उनकी शिकायत जो है उनको सही तरह से सुना नहीं जा रहा कि क्या कब तक तमाम चीजें जो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सवाल के जवाब जानते हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का बहुत ही अच्छा इक़दाम था और उनका जो विजन था कि जी लोगों के जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पर ही हल हों। तो उस हवाले से जनूबी पंजाब का जो एक सेटअप था, जो उसका इक़दाम था, वो तकरीबन जून जुलाई अगस्त से स्टार्ट हुआ 2020 से। उसके बाद सेक्रेटरीज को यहाँ पे पोस्ट किया गया, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्शन ऑफिसर्स, तमाम अमला उन तमाम को पोस्ट कर दिया गया है। दूसरी बात ही इंतज़ामी मामलात के हवाले से उनके ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, फर्नीचर की ख़रीदारी, गाड़ियों को रेंट पे लेने की और ये तमाम मामलात उन्होंने कर लिए हैं। तो इंतज़ामी तौर पे वो लोग फंक्शनल हो चुके हैं। जहाँ तक ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात है, उसके हवाले से जो रूल्स ऑफ बिजनेस की अमेंडमेंट थी वो भी अपनी फाइनल स्टेज तक पहुँच चुकी है और लाहौर INC डिपार्टमेंट से तमाम डिपार्टमेंट्स को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है कि इसके मुताबिक आप अपनी डेलीगेशन ऑफ पावर्स को नोटिफाई कर दें। तो उसके तहत ये कि जी प्रमोशन, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, इन तमाम के इख्तियारात जो हैं, जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि जी हफ्ते 10 दिन तक हमारे सेक्रेटरीज़ के पास आ जाएंगे और अवाम के जितने भी इस तरह के देरीना मसाइल हैं उनका हल जो है वो
उनकी दहलीज पर ही और जनूबी पंजाब में ही होगा। जी, उनकी दहलीज पर जनूबी पंजाब में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर सही, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं, डीजी खान तौसा के आवाम के लिए एक और मंसूबा मंजूर हो गया। वजीर आला पंजाब ने 138 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई सड़कों की मंजूरी दे दी। हल्का PP 285 और 286 में सड़कों की मंसूबे शुरू कर दिए जाएंगे। चौकीवाला से एटॉमिक प्लांट 17 किलोमीटर सड़क की मंजूरी हो गई। सड़क पर तकरीबन 87 करोड़ लागत आएगी। कोट कैसरानी वाहवा मेटल रोड मुरम्मत की भी मंजूरी दे दी गई है। सड़क पर 47 करोड़ के अखराजात आएंगे। सड़क की मुरम्मत से कोट कैसरानी वाहवा जोगबदू और लैसरा की जाएगी। आपको बताएं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना है, जनूबी पंजाब के किसी मेंबर असम्बली ने अलहदा सूबा के लिए आईनी तरमीम के लिए आवाज नहीं उठाई। इसी पर मजीद हमें अपडेट कर रहे हैं जुनेद अनवर। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी खुर्रम नवाज गंडापुर जो है वो दौरा जनूबी पंजाब पर इस वक्त जो है वो मुल्तान में मौजूद है। बात भी करेंगे खुर्रम साहब, दौरा जनूबी पंजाब पर है और यकीनी तौर पर जनूबी पंजाब की महरूमियों के बारे में क्या कहेंगे? 3 रोज से जनूबी पंजाब में आप। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बातें बताना चाहूँगा इससे पहले। नंबर 1 तो ये है कि मेरी मादरी ज़बान सराइकी है। जनूबी पंजाब और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ डेरा इस्माइल खान, हमारी सकाफत भी मिलती है और हमारे हालात भी मिलते हैं। जिस तरह पंजाब के अंदर आप लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, इस तरह PK के अंदर हम लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। लेकिन उसमें एक बात जो मैं पहले भी कर चुका हूं वो फिर दोहराना चाहूँगा कि अगर आप लोग याद करें तो तीनों मेन पार्टीज़ जो हैं, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों के वज़राए आज़म वादा कर चुके हैं जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का। इस वक्त अगर तीनों जमातों को गिना जाए तो इनकी 300 से ज़्यादा नशस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर। तो 2/3 मेजॉरिटी तो कहाँ, ये 3/4 से भी ज़्यादा, 4/5 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी रखते हैं अगर तीनों में इखलास नीयत हो जनूबी पंजाब के लिए। दूसरी गुजारिश मैं ये करूँगा कि जनूबी पंजाब के भी किसी MNA ने जसारत नहीं की कि ये तहरीक ही पेश करें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। बेशक वो कामयाब ना हो, लेकिन पता तो लग जाएगा ना कि कौन जनूबी पंजाब के सूबे के हक में वोट देता है और कौन जनूबी पंजाब के सूबे के खिलाफ वोट देता है। खुर्रम साहब, सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है, खरीदो फरोख्त जारी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ओपन बैलेटिंग के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? देखें, हमारा मौक़िफ़ ये है, चोर चोर ही रहेगा, उसको मेन दरवाजे से अंदर आने दें या खिड़की से वो गुज़र के आए। जो निज़ाम आपने बना दिया है ये निज़ाम दौलत पे मबनी निज़ाम है। यहाँ गरीब के लिए कोई गुंजाइश, गरीब तो छोड़े मुतवस्सित तबके के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। सेनेट का इलेक्शन चाहे खुले तरीके से हो यानी शो ऑफ हैंड से हो या खुफिया तरीके से हो, हर 2 सूरतों में सेनेट की इलेक्शन देखें। एक MPA जिसके अब 2 साल या 2.5 साल रह गए हैं बाकी, उसको अगर 10 करोड़ रुपया मिल जाता है तो वो कहता है चलो अगली इलेक्शन की तैयारी तो हो जाएगी, इस पार्टी में ना सही दूसरी पार्टी में जाके इलेक्शन लड़ लेंगे। ये निज़ाम की गलती है, निज़ाम की खराबी है। सेनेट की इलेक्शन में हर 2 सूरतों में बेईमानी होगी। आखिर में सारे मॉडल टाउन के जो मुल्ज़िमान हैं अभी तक वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचे, हालांकि अब तो कज़न हुकूमत है। नहीं, कज़न हुकूमत नहीं है। कज़न हुकूमत के बारे में पंजाबी की ज़बान में कज़न को तो शरीका कहा जाता है। तो शरीके से तवक्को रखना गालिबन ख़ुद खाम ख्याली होती है। हम किसी से कोई तवक्को नहीं रखते, अपने ज़ोर बाजू पे मॉडल टाउन का मुकदमा लड़ेंगे, अदालतों में हम पेश होते हैं, अदालतों से उम्मीद करते हैं। देखें, निज़ाम इंसाफ में जो खराबियां हैं वो आप सबके सामने हैं। हमारा फ़र्ज़ है जद्दोजहद करना। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हम किसी से कोई तवक्को नहीं रखते। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह का मुल्तान का दौरा, दरगाहों के शहर मुल्तान के दौरे पर खुशी का इजहार किया। जेफरी शाह ने कहा, शाह यूसुफ गिरदेस की दरगाह पर रिवायती सफ़ेद और नीले रंग की काशी बहुत अच्छी लगी। दरगाह शाह यूसुफ गिरदेस पर काफ़ी सुकून मिला। ये जगह पुरसकून और महसूर कुन है। मैं यहाँ कई घंटे तक वक्त गुजार सकता हूँ।
आपको अपडेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह का मुल्तान का दौरा। उनका कहना है कि दरगाहों के शहर मुल्तान के दौरे पर खुशी हुई है। शाह यूसुफ गर्देज की दरगाह पर रिवायती सफ़ेद और नीले रंग की काशीकारी दिलकश है। उनका कहना था कि दरगाह शाह यूसुफ गर्देज पर सुकून और महसूर कुन है। आपको बताएं कि शहर मुल्तान में गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए एक भी नया डंपिंग पॉइंट ना बनाया जा सका। रोजाना 700 टन इकट्ठा होने वाला कचरा शहर के देवकामत गड्ढे में डाल दिया जाता है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार अली से। सरदार, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में एक भी डंपिंग पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो कचरा जो है उसकी भरमार जो है वो फैलती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका काम जो होता है वो शहर भर की सफाई करना जो होता है, उनकी तरफ से जो है वो नाअहली देखने में आ रही है। शहर के जो है अतराफ़ में जो सारा कचरा जो है वो यहाँ पर एक देव कामत जो है वो गड़ा है, वहाँ पर फेंका जा रहा है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताफुन और बदबू की वजह से जो है वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ के बीमार हो रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कब से ये कचरा जो है यहाँ डाला जा रहा है और इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? इंतज़ामिया से मुतालबा ये कचरा तो चंगे भले टाइम का सट रहे हैं, तो ये जितना ये कोशिश करें जल्दी नाले पूरी बने, जल्दी हो बने, सानू इतराज इंदा कोई नहीं। जितना जल्दी होती नहीं तो सानू बदबू खत्म होती। अगर ये में चलता रहे तो साल चलता रहे, 6 महीने चलता रहे, ज़्यादा टाइम लवे तो ज़्यादा वो बदबू तंग करे थी। ये परेशानी सारी जल्दी मुका दे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी कचरा नहीं उठाया जा रहा। सरदार अली, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। तो हुकूमत पंजाब शहरियों को बेहतर तफरीही मुकामात फराहम करने में नाकाम हो चुकी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नदीम मुगल। जी नदीम, बताइएगा। एक जानिब तो हुकूमत पंजाब के शहरियों को तफरीही मकामात पर बेहतर सहूलियात देने के दावे हैं, तो दूसरी जानिब खानेवाल फजल पार्क का एक प्लाट जो है मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुका है। खुद साख्ता झाड़ियाँ उगी हुई हैं और फजल पार्क की दीवार टूटने के बायस जो है फजल पार्क में आवारा कुत्ते जो हैं बड़ी तादाद में घूमते दिखाई देते हैं। और आवारा कुत्तों के बायस जो है यहाँ पर आने वाले बच्चे और ख़ास तौर पर वाक करने वाली ख़वातीन और मर्दो हज़रात को यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। और मज़ीद पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने सिविल सोसाइटी के तहत या फजल पार्क के चंद प्लाटों को अपनी मदद आपके तहत बनाया भी है। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि खुद साख्ता झाड़ियों ने इस प्लाट को जो है वो एक जंगल में तब्दील किया हुआ है और यहाँ से दीवार भी जो है वो टूट फूट का शिकार है। मज़ीद हम बात कर लेते हैं, अहल इलाका हमारे से मौजूद हैं। जी बताइएगा कि फजल पार्क के ये प्लाट देख रहे हैं हम जो खंडरात में तब्दील हो चुका है, दीवार टूटी हुई है, आवारा कुत्तों की बरबार है, तो क्या आप लोगों ने कभी इंतज़ामिया को इस हवाले से शिकायत नहीं की? जी हमने मुतअद्दिद बार डीसी साहब से, सीओ साहब से दरख्वास्तें भी की हैं, मुतअद्दिद बार उन्होंने यहाँ विज़िट भी किया है और यकीन दहानी करवाई है कि हम ये मतलब हिस्सा को सेट करवा देते हैं, दीवार मतलब बनवा देते हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं हमें दरख्वास्तें लेकर पीछे मतलब भागते हुए, ना यहाँ कोई मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। यहीं सिटी पार्क में तमाम तर वसाइल लगते रहते हैं। अभी रिसेंटली वहाँ लगी टफटाइल उखेड़ कर और दोबारा लगाई जा रही है, यहाँ पर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और दीवार टूटने की वजह से यहाँ आवारा कुत्ते अंदर दाखिल हो जाते हैं और मुतअद्दिद बार बच्चों को काटे हैं और औरतों के पीछे लग जाते हैं वो कुत्ते, लेकिन कोई यहाँ हाल नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो घूमते आवारा काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब फोर्टाबास में भी इखलाक टाउन वार्ड नंबर 8 में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं नुमान सईद। हाँ जी बिल्कुल, कई हुकूमतें बदली लेकिन जो है इस इलाके की तकदीर ना बदली। इस वक्त मैं फोर्टाबास के जो है वार्ड नंबर 8 इखलाक टाउन में मौजूद। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं कि वो सामने जो है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है और इसके सामने ही जो है गंदगी के अनवार लगे हुए और यहाँ पर जो है गंदा पानी जो है तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिस पर जो इलाका मकीन जो है एहतजाज करने पर मजबूर है। इसी हवाले से हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। जी तुसी दसो कि सामने स्कूल आ जड़ तालाब का मंजर पेश कर दो, तुसी की कहोगे? सामने स्कूल है जी, अगे गंद का ढेर लगे हुए हैं, पानी का छप्पड़ बनया है, तो बच्चे लंघते वो भी लिबड़ जाते, असी नमाज पढ़ने वास्ते जाने, साढ़े कपड़े भी खराब हो जाते हैं, पिछे कुत्ते जानवर बंदे सारा कुछ एको हाल होया पाया। सारे बच्चे साढ़े घरों के विच बीमार हो पे, इन्नी बदबू फैलती है कि साढ़े बच्चे जोड़े वो घरों च बीमार हो पे, खारिश की बीमारी चली पई है सारे लोगों को।
ऐसे आप। हाँ जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर जो इलाका मकीन जो है शदीद अजियत से दो चार है। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है। जी भाई बताइएगा, स्कूल है, किन किन मुश्किलात का सामना है बच्चों को? ये बहुत मुसीबत में हैं हम, बहुत परेशान हैं हम। हमारे घरों में पानी दाखिल हो रहा। मेरे 2 बेटों की शादी मैंने रखी हुई है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ अब। तो हमारे लिए कुछ सोचा जाए, कुछ ना कुछ हमारे लिए किया जाए। तो आप क्या मुतालबा करते हैं कि आपकी सुनवाई हुई है? कुछ नहीं हुआ है। बार बार गए हैं, उनके पास गए हैं, अभी ये हमारे आप मसला है, इसे हल करें। तो वो आते हैं, देख कर चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो है इलाका मकीन मौजूद है जिनका की सुनवाई नहीं हुई, आते हैं, देखकर चले जाते हैं। नुमान सईद, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में सदीकाबाद के सीवरेज डिस्पोजल का ट्रांसफार्मर उतार कर चोर ट्रांसफार्मर की महंगी तांबे की तारें ले उड़ा। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के इलाके UC 17 सदीकाबाद में। ये डिस्पोजल है और असल खबर ये है कि यहाँ पर जो लगा हुआ था ट्रांसफार्मर, जो कि यहाँ के मामलात को बिजली पहुँचा रहा था ताकि ये डिस्पोजेबल चलता रहे, तो इस वक्त ट्रांसफार्मर के अंदर से तमाम तर चीज़ें चोरी कर ली गई हैं। इसका जो ऑयल है काफ़ी महंगा होता है, वो इस वक्त ज़ाया हो गया और इसके अंदर तांबे की तारें होती हैं, वो इस वक्त चोरी करने के लिए ये शहर के बीचों बीच का इलाका है जहाँ से ये चोरी की गई है। और अभी तक ना तो पुलिस यहाँ पर पहुंची है और ना ही मैपको या फिर पब्लिक हेल्थ का कोई अमला यहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त लावारस पड़ा ये जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत कुछ बता रहा है और यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनको अब डर ये है कि अगर ये डिस्पोजल बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे ताले लगे हुए, कोई महकमे का जो शख्स था उनसे भी बात कर लेते हैं हम तो, लेकिन ये है कि अभी तक ये बंद है। हाँ जी इधर आ जाएं ज़रा, ये बताएं ये चोरी हुई है, किसी कोई आया यहाँ पे रिपोर्ट करने या कुछ? सर जी अभी तक जो है ना चोरी की कोई रिपोर्ट करने भी नहीं आया। कल मैंने वापडा को फ़ोन भी किया था कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना उठा लें, तो उन्होंने कहा जी हम LS से बात करते हैं। अब 4 दिन से ट्रांसफार्मर यहाँ इसके अंदर का सामान जो है ना वो निकाल गए हैं, चोरी कर गए हैं, जो इसके अंदर तांबे की कॉइल थी। ठीक हो गया ना। उसके अलावा ये है कि अगर ये 2 से 3 दिन डिस्पोजल बंद रहा गया, पहले भी पंचिंग मशीन बुलाकर इसकी सफाई करवाई गई थी, ये जो गंद निकला हुआ है, ठीक है। अगर ये 3 दिन बंद रह गया तो पूरी सदीकाबाद कॉलोनी, जिसका जमीनी रास्ता तो है नहीं शहर के साथ होने के, उसको उसमें पानी आ जाए। बताया आपने महकमे वालों को? नहीं, हाँ हमारे को तो पता नहीं है। कल हमसाया ने बोला, उसने बोला है जो ट्रांसफार्मर गिरा हुआ है, तो आज हम तुम्हारे साथ खड़ के देखा है ये वाक़ हुआ है। ठीक है, कल का ये हाँ, नहीं कल का हमसाया ने बताया, चौथा दिन है, 4 दिन से चोरी हो गया। हाँ चोरी हो गया, तो यहाँ कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, बिल्कुल यहाँ पे ताले लगे हैं। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है जो मैं को बुलाया है लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आया। मोहसिन उल मुल्क, आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर यस्मान में बिजली की 11 kV के मेन तार ग्राउंड के ऊपर से गुजर रही है और लटकने के बायस जमीन के करीब तर है। इस पर हमें अपडेट करेंगे शेख वसीम अली। शेख वसीम बताइएगा। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर यस्मान में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बच्चों की डिसेबल जो बच्चे हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर ज़ेर तालीम है और इसके ग्राउंड में जो मेन 11 kV की बिजली की लाइन ट्रांसमिशन है वो ज़मीन के करीब तर होने के बायस बहुत बड़ी ख़तरे का अलार्म है, जिसकी वजह से ये स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें और स्टाफ को भी ख़तरात लाक हैं कि खुदा न खासा किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। इस वक्त चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब बताइएगा जी क्या कहेंगे इस हवाले से कि इसके लोन में जो 11 kV की तारें गुजरी, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कई बार यहाँ के अदारे के सरबराह और हम SMC कमेटी के एज ए चेयरमैन SDO साहब से कई बार मिल चुके हैं, उन्हें तहरीरी एप्लीकेशन भी दी हैं, लेकिन आज तक नहीं सुनी गई। ये इतनी नीची तारें हैं कि ये बच्चे स्पेशल हैं, ये बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो कुछ भी हो सकता है किसी वक्त। आला काम से किसी भी वक्त कुछ हो सकता है जी। प्रिंसिपल ज़ैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, क्या खदशात लाक हैं इन जो 11 kV की तारों की वजह से? सर इस वक्त ये तारे जो हैं ज़मीन से तकरीबन 8 फुट बुलंद हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मैंने पिछले हफ्ते भी मतलब है कि वापडा के SDO साहब को मैंने तहरीरी तौर पे मुत्तले किया, इसके बावजूद बारहा कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं बस मतलब है कि उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिलता। और एक बार उन्होंने 2 लाख का डिमांड नोटिस बना के भेजा था कि आप लोगों की जिम्मेदारी आप भरें, लेकिन बजट ना होने की वजह से हम 2 लाख रुपए का डिमांड नोटिस नहीं भर सकते।
इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया शेख वसीम तफसीलात से आगाह करने का। कोटडू से आपको अपडेट करेंगे। कोटडू के इलाके दायरा दिन में एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाले पैसों से मुबैना फी कार्ड 2000 कटौती की जाने लगी है। इसी पर बात करेंगे तैमूर अतर से। तैमूर बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दायरा दिन पना का ये इलाका है बस्ती गंजीवाला में, और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो गरीब लोगों में हुकूमत की जानिब से रकम तकसीम की गई थी, औरतों से कटौती की जा रही है। यहाँ पर खवातीन हैं जो एहतजाज कर रही हैं। यहाँ पर खवातीन से 12,000 रुपये इनको दिए जाने थे, जिसमें से 2-2 हज़ार रुपया कटौती किया गया है, 300 रुपये भी कटौती किया गया। हमारे साथ कोई खवातीन है, इन्हीं से बात करते हैं। तो समय को डिसाइड तुम्हारे कितने पैसे आन, कितने कटौती कितने, क्यों कटौती कितने, केरा दुकानदार है जहाँ कटौती कितने? साबिर कितने पैसे आन तुम्हारे? 12,000 कितने दिते सी? 10 दिते सी। अच्छा, क्या था 2,000 क्यों रखे सी? किसी मिठाई दा दियो। अच्छा, तू समय को डिसाइड तुम्हारे कितने पैसे कटौती कितने क्या कितने? सारे साबिर कितने था सजे दो के पैसा कितने मां के 12,000 आए पे 10,000 दिते मां के 2,000 मेरा मिठाई दा तुम्हारी सारी मुकी गई हूं सीमा दिते था को दो के नाल सजा से असा मतलब लोग घेना मैं रड़दी पिटेंद रह गया। मेरा कार्ड नहीं देंदा, कार्ड के जरिए बस मैं अपना कार्ड कटवाया 10,000 की चुप कर वहाँ के मिठाई दे पैसे मैं चाह गिदन हूँ तुसा किराची सारे जाने को चाह कैसे छुआर सारे गए अपना वहाँ के तुसा अपने रहने को बयान वापसी करवाओ निवे करवा देता वा तो वाला मैं बे कार्रवाई करे सा। अच्छा, तुम्हारे कितने पैसे कटौती कितने थे? 350 रुपये चाह गिदन। 1200 पैसे हैं तुम्हारे? 12,000 जो 300 रुपये चाह गिदन ना के मिठाई दा। अच्छा, कितना गया वे पैसे कटवाने? ये अड्डे ते गया अड्डे ते कटवाया सर। आज बिल्कुल ये 3 खवातीन है मुतासरा हैं। आपका बहुत शुक्रिया।